Assalamualaikum everyone. This is Khansa and welcome to Law Bits. Today we are going to discuss the differences and similarities between USA and UK Constitution. जैसे कि इससे पहले वाली वीडियोस में हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिटेल में पढ़ा है, उसके साथ ही यूके कॉन्स्टिट्यूशन को भी। तो आज हम उन सब जो हमने डिटेल में पढ़ा है उसे एक जगह एक वीडियो में एक तरह से कंक्लूड करेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्टली पहला जो डिफरेंस या कंपैरिजन हम जो करना चाह रहे हैं वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर क्या है, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर और यूके कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर क्या है। तो सबसे मेन बात यह है कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन फॉर्म में है जो कि कॉडिफाइड है, एक बुक में मौजूद है। उसके बरक्स यूके का कॉन्स्टिट्यूशन एक अनरिटन है, अनकॉडिफाइड है। किस तरह से, जैसे कि हमें पता है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के 7 आर्टिकल्स हैं और एक प्रीएम्बल है। इस तरह यूके कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कुछ भी नहीं है क्योंकि वो अनरिटन है। इसी का सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि एवोल्यूशन और इनेक्टमेंट होती है। जैसे कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जब वो इनेक्ट हुआ है एक जगह बैठकर उसे लिखा गया है और उसे एक जगह पे आर्टिकल वाइज जो है वो कॉडिफाइड किया गया एक बुक में, जबकि यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इवॉल्व हुआ है टाइम टू टाइम, कन्वेंशनल है। ये अनरिटन इस वजह से है क्योंकि इसे एक जगह बैठकर कॉडिफाइड एक किताब में नहीं लिखा गया। यूके में जो भी कन्वेंशंस थी उनका कॉमन लॉ था, जो भी प्रेसिडेंट्स थे, उसके अलावा जो कुछ एक्ट्स भी पार्लियामेंट के हैं वो सब उनका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्शली रिटन है और पार्शली अनरिटन है। क्योंकि उधर ये होता है कि जो पार्लियामेंट एक्ट पास करती है ना डे टू डे, मतलब आज भी जो भी एक्ट्स पास हो रहे हैं वो भी उनका जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। जबकि यूएसए में एक जो है वो 7 आर्टिकल्स मौजूद हैं और आज तक उसमें 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो सब उनका कॉन्स्टिट्यूशन है बस। तो इससे हमें पता चल सकता है कि किस तरह से इनकी नेचर क्या है कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन फॉर्म में है, आर्टिकल वाइज हमें पढ़ सकते हैं कि भाई आर्टिकल 2 में ये है, आर्टिकल 3 में ये है। जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी तरह ही है, अगर हम इसको पाकिस्तान के साथ भी कंपेयर करें कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन फॉर्म में है, हमें पता है कि आर्टिकल 10 में क्या लिखा है, आर्टिकल इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, ये सारी बातें। जबकि अगर हम इसी लिहाज से यूके के बारे में बात करें तो यूके में इस तरह से कुछ नहीं है, उसका कोई आर्टिकल वाइज कोई कॉडिफाइड फॉर्म में वो है ही नहीं। सेकंड पॉइंट यही मैंने भी आप क्लियर किया कि एवोल्यूशन हुआ है, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ है टाइम टू टाइम। उसके बरक्स जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेक्ट हुआ है, इनेक्टमेंट हुई है उसकी, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि रिजिडिटी के बारे में है कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा रिजिड है या यूएसए का। अच्छा, हम जब भी रिजिडिटी की बात करें इसका मतलब ये होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन की को चेंज करने के लिए, अल्टर करने के लिए मुश्किल पेश आना या उसका प्रोसेस कोई बड़ा लेंदी सा होना, उसको कहते हैं रिजिडिटी होना, ठीक है। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत रिजिड है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा रिजिड, द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूएसए का है। और रिजिड के जब हम बात करते हैं तो दूसरा वर्ड इसके अपोजिट में आता है, वो होता है फ्लेक्सिबल। तो इसी तरह यूके कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया का मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है इन दोनों में कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट फ्लेक्सिबल है, उसके बरक्स यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट रिजिड है। किस तरह, कैसे पता चलेगा कि कैसे रिजिड है? वो इस तरह कि जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करने के लिए प्रोसेस बहुत लंबा है। और प्रोसेस क्या है कि अगर सेनेट और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, वो अगर एक इनिशिएटिव ले भी, कोई प्रपोज़ल दें भी, तब भी उन्हें 2/3 के हिसाब से वो प्रपोज़ल जो है वो प्रपोज़ करना पड़ेगा। उसके बाद सब लोग जो दोनों हाउसेस हैं वो बैठकर 3/4 के साथ उसे रेटिफाई करेंगे, तब जाकर अमेंडमेंट होती है, वरना नहीं। तो इसीलिए इसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है यूएसए का। जबकि इसके बरक्स यूके में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि वो अनरिटन है, इसीलिए उसको अमेंड करने का कोई मसला ही नहीं है। कभी किसी ने कोई एक्ट पास किया पार्लियामेंट में, उसको जो है वो अमेंड कर लिया सिंपल मेजॉरिटी के साथ, तो अमेंड हो गया और वो एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था। इसके साथ ही कुछ कन्वेंशंस हैं जो अनरिटन है, जाहिर है, या कुछ भी कस्टम्स चलते हुए आ रहे हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो अगर किसी ने इस दफ़ा कुछ और चेंज काम कर लिया तो समझे उनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। तो इस तरह से ये मोस्ट फ्लेक्सिबल है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कि यूके में क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यूएसए में क्या है। तो
तो जो यूएसए है उसमें सबको पता ही है कि प्योरली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है वहाँ पर। जो प्रेसिडेंट है वही हेड ऑफ़ द स्टेट भी होता है, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी होता है, वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आता है। उसके बरक्स यूके में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मतलब वहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम है। हमें ये तो पता ही है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट सुप्रीम होता है, तमाम पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं। इसी तरह जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तमाम पावर्स पार्लियामेंट के पास होती हैं और जो भी हेड ऑफ़ द स्टेट या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है वो जवाबदेह होता है पार्लियामेंट को। तो यहाँ भी ऐसे ही यूएसए में जो प्रेसिडेंट है उनका, उसके पास सुप्रीम पावर है, वही हेड ऑफ़ द स्टेट है, वही हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, वही जो है वो लीड करता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच को। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर इतना प्योरली प्रेसिडेंशियल सिस्टम है कि जो इसकी कैबिनेट होती है प्रेसिडेंट की, वो भी पार्लियामेंट में से नहीं बनती, वो अपनी अलहदा से बनाता है। ठीक है जी। तो इस तरह यहाँ पर वो जवाबदेह भी नहीं होता पार्लियामेंट को। जब वो कैबिनेट ही अपनी पार्लियामेंट में से नहीं बना रहा और वो डायरेक्ट उसे आवाम वहाँ की इलेक्ट करती है, डायरेक्ट इलेक्ट करती है, तो वो तमाम पावर्स उसके पास होती हैं, वो किसी को भी आंसरेबल नहीं होता और अकाउंटेबल नहीं होता अपने एक्ट्स के लिए। हाँ, यहाँ पर अभी हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर है, चेक एंड बैलेंस है, तो अगर उसका कोई काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो फिर यहाँ पर जुडिशरी एक्टिव होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करेंगे यूके की, तो यूके में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो यहाँ पर ये होता है कि पार्लियामेंट में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो भी हेड ऑफ़ द यहाँ पर गवर्नमेंट होता है उसका। तो ज़ाहिर है फिर वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो वो जब गवर्नमेंट में आता है पार्लियामेंट को, फिर वो आंसरेबल होता है और वो अपनी जो कैबिनेट बनाता है वो भी पार्लियामेंट में से ही लोगों को, मिनिस्टर्स को लेकर उसमें बिठाता है और बनाता है। तो इसीलिए वो जो भी अपने एक्ट्स करता है उसका जवाबदेह पार्लियामेंट को यहाँ पर होता है। तो यूके में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इसके बाद 5th पॉइंट में है कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट है वही हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, वही हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है, तमाम पावर्स उसके पास होती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो हेड ऑफ़ द स्टेट भी प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट है। जबकि यूके में क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि यहाँ पर मोनार्क सिस्टम भी है और साथ साथ यहाँ पर डेमोक्रेसी भी और एरिस्टोक्रेसी भी है। किस तरह के मोनार्क सिस्टम इस तरह है कि जो इधर हेड ऑफ़ द स्टेट है वो कोई ना कोई क्राउन में से होता है, अब वो चाहे क्राउन में क्वीन है या फिर किंग है। ठीक है जी। इसी तरह जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो ब्रिटिश में क्राउन होता है। उसके अलावा जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी। तो इससे हमें ये पता चला कि एग्जीक्यूटिव हेड की अगर बात करें या हम ये कहें कि हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, दोनों में कौन होता है, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी और हेड ऑफ़ द स्टेट भी दोनों प्रेसिडेंट होता है। उसके बरक्स जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ़ द स्टेट जो यूके में है वो उसमें ये होता है कि जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है वो तो प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि हेड ऑफ़ द स्टेट वो आपका क्राउन होता है। ठीक है जी। उसके बाद 6th पॉइंट ये है कि डिफरेंसेस इन हाउस। यूएसए के जो पार्लियामेंट है उसका अपर हाउस और लोअर हाउस के नाम डिफरेंस है, इसी तरह दूसरे के भी जो पार्लियामेंट है यूके का। इसमें यह है कि यूएसए का जो अपर हाउस है उसको सेनेट कहते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। इसी तरह यूके का जो अपर हाउस है उसे कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। और एक और मेन डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो यूएसए का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट दोनों जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब सेनेट तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पर, अपर हाउस बीइंग एन अपर हाउस। ठीक है। जबकि सेकेंडली अगर हम इसमें सिमिलैरिटीज़ में देखें तो जो यूके है उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो इतना पावरफुल नहीं होता जितना हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो यहाँ पर ये मेन एक डिफरेंस है। जबकि बीइंग एन अपर हाउस, यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो यूके में इतना पावरफुल नहीं होता जितना कि यूएसए में जो उनका अपर हाउस है सेनेट वो पावरफुल होता है। 7th पॉइंट इसका है सेपरेशन ऑफ पावर। ये एक मेन डिफरेंस है। जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर मुकम्मल है और जहाँ भी सेपरेशन ऑफ पावर होती है तो चेक एंड बैलेंस लाजमी होता है। इसीलिए जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उधर मुकम्मल सेपरेशन ऑफ पावर है और चेक एंड बैलेंस भी है। इसी के बरक्स जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मुकम्मल तौर पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, इसलिए जो हम ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ पर मुकम्मल एक चेक एंड बैलेंस है। इसको हमने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई थी, आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर छोटा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस तरह से। जैसे कि
सेपरेशन ऑफ पावर हम किसको कहते हैं? इसमें हम ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स होंगे। हम यही बात कहते हैं ना कि एक लेजिस्लेचर होगा, एक एग्जीक्यूटिव होगा, एड जुडिशरी होगी। ठीक है, हम ये कह रहे होते हैं। तो दोनों में यहाँ पर भी यही सिस्टम है। यूके में भी गवर्नमेंट जो है वो उसकी 3 जो है वो ऑर्गन्स हैं, यूएसए में भी 3 ऑर्गन्स हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि जो यूएसए में तीनों ऑर्गन्स अलहदा-अलहदा हैं, मतलब कोई भी किसी और से मिला हुआ नहीं है। किस तरह? जैसे कि एग्जीक्यूटिव में हम किन लोगों को बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव में हम कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट होगा और उसकी कैबिनेट होगी। ठीक है, और उसके बाद लेजिस्लेचर में जो पार्लियामेंट होता है। अब पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट। थर्डली हम कहते हैं जुडिशरी। तो जो यूएसए है उसमें ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट है। किस तरह? कि जो हमने अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव का जो प्रेसिडेंट होता है वो एक आम बंदा होता है, सब इसे इलेक्ट करते हैं। वो पहले से ही पार्लियामेंट का हिस्सा या लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं होता। ठीक है जी। और तो और उसकी जो कैबिनेट बनाता है वो भी पार्लियामेंट में से नहीं बनाता, वो अलग लोगों में से बनाता है। इसका मतलब ये जो एग्जीक्यूटिव है वो बिल्कुल सेपरेट है, किससे? लेजिस्लेचर से भी और जुडिशरी से भी। सेकेंडली अगर हम बात करें लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर भी उसका भी कोई लिंक नहीं है कि वो कैबिनेट एग्जीक्यूटिव में से, कैबिनेट में से कहीं से बन के आए, या जुडिशरी के कुछ लोग उधर बैठे हुए, ऐसा उधर कोई सिस्टम नहीं है। वो जनरल लोग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उधर के। ठीक है जी। तो लेजिस्लेचर भी किसी से भी लिंक नहीं करता। थर्डली जुडिशरी भी किसी से भी लिंक नहीं करता। तो यहाँ पर ये सब क्या है? सेपरेट हैं बिल्कुल, इनकी पावर जो है वो सेपरेट है। लेकिन यहाँ पर चेक एंड बैलेंस बहुत है। चेक एंड बैलेंस किस तरह से? कि अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव के कि एग्जीक्यूटिव अगर कोई भी ऐसा काम करे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, तो जुडिशरी यहाँ पे चेक एंड बैलेंस के लिए आ जाती है। वो देखने के लिए कि अगर कोई ऐसा बिल पास किया या कोई काम ऐसा किया है जो प्रेसिडेंट ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो यहाँ पर वो एक्टिव हो जाती है और जुडिशल रिव्यू लेती है। ठीक है जी। इसी तरह अगर लेजिस्लेचर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज कर रही हो, वोलेट कर रही हो, कहीं भी कोई ऐसा एक्ट पास कर दे, तब भी जुडिशरी एक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पर चेक एंड बैलेंस चल रहा होता है। ठीक है जी। इसी तरह अगर प्रेसिडेंट जो है वो किसी से भी इंटरनेशनली कोई ट्रीटीज़ वगैरह उसने साइन करनी होती है, कोई जो है वो उनको एसेंट देना होता है, तो उस पर ये लाजिम है यहाँ पर कि वो सेनेट में पहले उसे पेश करे। सेनेट अगर उसे रेटिफाई करती है तो ही वो रेटिफाई कहलाती है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि तीनों जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सब मैंने बताया आपको यूएसए का। अब इसके बरक्स अगर हम यूके की बात करें तो यूके में हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी जो पावर है वो 3 में ही ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट है। कौन कौन सी? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव में यहाँ पर कौन आता है बंदा? एग्जीक्यूटिव में यहाँ पर बंदे आते हैं प्राइम मिनिस्टर और उनका जो क्राउन होता है और उसके साथ उसकी कैबिनेट। तो जो प्राइम मिनिस्टर है और जो वहाँ पर है उनकी कैबिनेट, वो कहाँ से बनकर आती है? वो आती है लेजिस्लेचर से। इसका मतलब यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर मुकम्मल नहीं है। वो लेजिस्लेचर से आते हैं, एग्जीक्यूटिव में बैठते हैं। ठीक है जी। इसीलिए जब भी एग्जीक्यूटिव कोई भी काम करती है तो वो आंसरेबल होती है पार्लियामेंट को, क्योंकि वो वहीं से ही बनी है। इसी के साथ जो जुडिशरी है वहाँ पर तो अब बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, ऐसा कि सेपरेट हो गई। वरना पहले ज़माने में इस तरह होता था कि जो एग्जीक्यूटिव का अपर हाउस है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसमें जो लॉर्ड्स बैठते थे ना, उसे कहा जाता था कि एपेक्स कोर्ट है, फाइनल कोर्ट जो होता है ना, कि कोई भी फाइनल अपील वगैरह जानी थी वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स सुनता था। तो यहाँ पर ये इन लोगों की पावर जो है वो मुकम्मल तौर पर सेपरेट नहीं थी। और यहाँ पर जो है वो यूके में एक ये सिस्टम भी है कि जुडिशल रिव्यू का इधर कोई सिस्टम है ही नहीं। जैसे कि हमने पढ़ा यूएसए में जुडिशल रिव्यू का सिस्टम है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज कर देता है, क्योंकि यहाँ पर ना कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है यूएसए में, तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेट कर रहा होता था तो वो जुडिशरी जो है वो एक्टिव हो जाती है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव कर रही है या लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा लॉ बना रहा है जो कि वोलेट कर रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहाँ पर वो एक्टिव हो जाती थी और उसे नल एंड वॉइड कर देती है। जबकि यूके में इस तरह से नहीं होता। यहाँ पर जुडिशल रिव्यू का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं ना, एक तरह से मतलब वो अनरिटन है। तो अगर कोई इसे इन्फ्रिंज करता है या उसको वोलेट कर रहा होता है तो कोई भी वहाँ पर जुडिशरी जो है वो जुडिशल रिव्यू नहीं लेती उस एक्ट का। इसलिए कहा जाता है कि जो यूके की पार्लियामेंट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा पावरफुल। वो कुछ भी कर सकती है, हर तरह के लॉज बनाते हैं वो, अनइथिकल इमोरल जो लॉज होते हैं उस तरह के अजीबोगरीब वो लॉज बना रहे होते हैं। उन्हें कोई जो है वो किसी को जवाबदेह नहीं होता है और ना ही तो उनका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर वोलेट हो रहा होता है। पॉइंट नंबर 8 में है कि नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, के जो यूके और यूएसए में दोनों में डेमोक्रेसी तो है, लेकिन नेचर क्या है, मतलब कि जो पार्टीज़ बनती हैं
अगर कोई इलेक्ट कर रहा होता है वहाँ पर जनरल पब्लिक, तो वो किस तरह से इलेक्ट कर रही होती है। ज़ाहिर है हर जगह पार्टीज़ बनाई जाती हैं और पार्टीज़ में से कोई एक पार्टी विन करती है तो वो जो है वो गवर्नेंस कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर पार्टी सिस्टम की बात की जाए तो जो यूएसए है उसमें सिर्फ डुअल पार्टी सिस्टम, मतलब सिर्फ दो पार्टीज़ होती हैं जनरली, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। जबकि यूके में मल्टी पार्टी सिस्टम है, मतलब कि वहाँ पर दो से ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं, जिसका दिल करता है वो पार्टी बना लेता है और जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार हो जाता है। जैसे पाकिस्तान में भी यही सिस्टम है, पाकिस्तान में भी इतनी सारी पार्टीज़ बनी हुई है, जिसका जो दिल करता है वो पार्टीज़ बना लेता है और इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ही पार्टी सिस्टम है पाकिस्तान में भी। जबकि यूएसए में सिर्फ दो पार्टीज़ हैं, मतलब दो डुअल पार्टी सिस्टम है। अब पॉइंट नंबर 9 में सुप्रीमेसी की बात की जाए कि यूएसए में जो सुप्रीम है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना सुप्रीम है कि अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा एक्ट कर देती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो वायलेट कर रहा होता है, उसके अगेंस्ट जा रहा होता है, तो फिर वहाँ पर जुडिशरी एक्टिव हो जाती है जल्दी से और उसे नल एंड वॉइड कर देती है और वो गार्डियन होती है वहाँ पर। जैसे पाकिस्तान में भी इसी तरह ही है, ठीक है। जबकि यूके में क्या है, यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट जो है वो कुछ भी कर सकती है। एक उधर वहाँ पर एक कहावत मशहूर है कि पार्लियामेंट जो यूके की है वो कुछ भी कर सकती है, इट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट जो है वो मैन को वुमेन बनाने में और वुमेन को मैन बनाने में, मतलब बस ये एक्सेप्शन है, वरना सब चीज़ें उनकी पार्लियामेंट कर सकती है। पार्लियामेंट इतनी सुप्रीम है और वो किसी को ना जवाब दे है, ठीक है जी। इसके बाद 10th अगर हम पॉइंट देखें तो वो इलेक्शन का है कि जो यूएसए है उसमें हर 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो हर 4 साल बाद इलेक्ट होता है और उसे जनरल पब्लिक जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट कर रही होती है, ठीक है जी। और उसमें जो सेनेट के मेंबर्स हैं वो हर 6 साल बाद चेंज होते हैं। उसके अलावा जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके हर 2 साल बाद चेंज होते हैं। जबकि यूके में हर 5 साल बाद पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं। 11th में हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है। जैसे कि हमें पता है कि जो गवर्नमेंट के सिस्टम जो हैं वो 2-3 तरह के होते हैं, या तो फेडरल स्टेट होती है, या यूनिटरी होती है, या कन्फेडरेशन होती है। तो जो यूएसए है वो मुकम्मल तौर पे फेडरेशन है, फेडरल स्टेट है एक। फेडरल स्टेट वो स्टेट्स होते हैं जहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर होती है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हम जिसे कह सकते हैं, ठीक है जी। जबकि इसके अगेंस्ट में यूके में यूनिटेरिज्म है। यूनिटेरिज्म वो होता है जिसमें सेंटर के पास तो तमाम पावर्स होती हैं और कुछ पावर्स जो हैं उसने जो यूनिट्स होते हैं उनको डेलीगेट की हुई होती है। तो यूएसए में जो है वो 50 हमें पता है स्टेट हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि जो सेंटर गवर्नमेंट के पास कुछ पावर हैं और कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं उन 50 स्टेट्स में, और वो ऑटोनॉमस हैं। इसके अलावा यूके में तमाम पावर सेक्टर के पास है और कुछ जो उसके यूनिट्स हैं, उसके जो दूसरे स्टेट्स हैं, उनको उसने डेलीगेट की हुई है पावर, और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी वो करते हैं। तो ये था सब मेन डिफरेंस। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सबसे मेन डिफरेंसेस यहाँ पर ये थे। और इसके साथ साथ मैंने पाकिस्तान का भी आपको कहीं कहीं जो है वो लिंक बताया। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और इसके अलावा जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन और यूके कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में हर एक टॉपिक को पहले से वीडियोस बन चुकी हैं, आप वो सब देख सकते हैं। लॉ विट्स जब आप चैनल खोलेंगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नाम से, वहाँ पर आपको सब मिल जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।